इस कहानी के पहले भाग का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। कशिश बोली, नाना जी जैसा आपको ठीक लगे कीजिए, मुझे बस बता दीजिएगा कब जाना है। वो प्यार से बोले, बेटे तू बिल्कुल अपनी माँ राधिका जैसी है। उसे भी जब शादी के वक्त पूछा था तब उसने भी तेरी तरह कहा था कि जैसा आपको ठीक लगे कीजिए। उसने मेरी मर्जी से ही शादी की थी, गलती मुझसे हो गई, मैं तेरे मामा से डर गया और मैंने तेरी मम्मी का साथ नहीं दिया। मुझे उस बात का आज तक अफसोस है। तेरी शादी अच्छे घर में करा के मैं उस गलती का प्रायश्चित करूँगा। नाना जी आंखें साफ करते हुए बोले। कशिश की भी आंखें भर आई। कुछ देर बाद वो वहाँ से चले गए। उनके जाते ही मीना बोली, हाय ये अतुल कितना हैंडसम है, मेरा दिल उसके साथ ही चला गया। वो गाना है ना, जिद ले गया वो दिल का जानी, ये बुत बेजान रह गया, मेहमान चला घर से, ये खाली मकान रह गया, जिंद ले गया। मीना गाना गाते हुए कशिश के आगे पीछे नाचकर घूमने लगी। कशिश हंसते हुए सिर मारने लगी कि इसका कुछ नहीं हो सकता। कशिश हंसते हुए बोली, मीना तुझे तो कोई हैंडसम लड़का दिख जाए बस तू वहीं शुरू हो जाती है। कभी सीरियस भी हो जाया कर, मेरी शादी होने वाली है और तुझे अपनी पड़ी है। मीना भी स्टाइल से बोली, मैं तो तेरे बारे में ही सोच रही हूँ, अब तेरी तो शादी हो जाएगी फिर मैं अकेली रह जाऊंगी, इसलिए सोच रही हूँ तेरी भाई से ही दिल लगा लो, ऐसे तेरा भी साथ हो जाएगा और मैं तेरी भाभी बनकर हमेशा तेरा साथ दे सकूंगी। कशिश बोली, मीना एक बात बता, मैं ठीक कर रही हूँ ना? आप क्या पूछ रही है, सब हाँ की थी तब तो नहीं पूछा, इतना बड़ा फैसला अकेले ही ले लिया। माना वो तेरे नाना जी हैं, तेरे अपने हैं, पर क्या मैं तेरी कुछ नहीं लगती? तू मुझसे एक बार पूछती तो सही, मीना बोली। कशिश को अब एहसास हुआ कि असल में मीना नाराज थी। उसने पूछा, क्यों तुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है क्या? रिश्ता? कैसा रिश्ता? ना लड़के का पता ना लड़के का नाम ही पता, दिखता कैसा है ये भी नहीं पता, और तू पूछती है कि रिश्ता पसंद है। कमाल करती है तू, हाँ करने से पहले पूछती तो सही कि वो कौन है, कैसा है, क्या करता है, फिर हाँ करती। उस पर सीधे मना कर दिया, कहती है मुझे कोई पसंद नहीं। सौरे का नाम ले लेती, उससे तेरी शादी हो जाती, कम से कम देखा भाला तो है। मीना गुस्से से बोली। कशिश उसकी बात समझते हुए बोली, मीना तेरी बात ठीक है, पर सौरे का नाम उसकी मर्जी के बिना कैसे ले लेती? अगर सौरे जवाब दे देता तो? बाकी अब मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं रही, सो मुझे लगा कि नाना जी जो रिश्ता कराएंगे वो ठीक ही होगा। ठीक है, जैसा तुझे ठीक लगे। क्या पता सच में कोई हीरो ही हो जो तुझे पिछली सारी बुरी यादों को भुला दे, मीना बोली। नाना जी ने वापस आकर अशोक को फ़ोन किया। हेलो अशोक, आज बेटी से मिलकर आया हूँ, वो शादी के लिए तैयार है। अब बताओ लड़की देखने के लिए कब आ रहे हो? अशोक खुश होकर बोला, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है, मैं अपने पोते से बात करके सगाई की तारीख फिक्स करता हूँ। कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। वो कंपनी में ही था, सो उसने अधीर को अपने पास बुलाया। अधीर आते ही बोला, आपने बुलाया दादाजी? हाँ बैठो बेटा, अभी अभी शिव का फ़ोन आया था, उसकी नातिन ने हाँ कर दी है। वो पूछ रहा था कि हम लोग लड़की देखने के लिए कब जाएंगे, अशोक ने उससे पूछा। अधीर कुछ सोचकर बोला, दादाजी मैंने शादी के लिए हाँ की है, मुझे ये देख दिखाई या सगाई वगैरह कुछ नहीं करना। आप सीधे शादी की तारीख तय करो और शादी करा दो, चाहे तो कल करो या परसों, पर इसी हफ्ते कर दो। आपको पता है फिर मार्च आ जाएगा, क्लोजिंग का टाइम है, फिर मैं बिजी हो जाऊंगा, इसलिए इसी हफ्ते शादी कर सकते हैं या फिर अप्रैल में। दादाजी ने सोचा कि यह अभी इतनी मुश्किल से माना है, अप्रैल में कहीं जवाब ना दे दे, इसलिए उन्होंने कहा, कोई नहीं, मैं शिव से बात कर लूँगा, अगले हफ्ते ही रख लेते हैं, मेरी तबीयत का कोई भरोसा नहीं है, कब बिगड़ जाए, जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। फिर अधीर ने एक दो पेपर्स पर दादाजी से साइन करवाए। दादाजी ने पूछा, अब तुझे कंपनी का काम करना अच्छा लगता है? अब काम आ गया है तो काम करने में इंटरेस्ट भी आने लगा है, अधीर बोला। सोचता हूँ तेरी शादी हो जाए तो ये चेयरमैनशिप तुझे देकर हमेशा के लिए गांव में बस जाऊँ। मुझे यहाँ का मौसम रास नहीं आता। दादाजी ने उसे चेयरमैनशिप का लालच दिया। अधीर मन में खुश हो रहा था, पर ऊपर से उसने जताया मानो उसे फर्क नहीं पड़ता हो। ये कंपनी उसकी हो जाएगी तो इससे बड़ी खुशी की बात कोई और क्या होगी, लेकिन शादी की बात से वो दुखी था।
अधीर के जाते ही अशोक ने शिव को फ़ोन किया। हेलो शिव, मैंने अपने पोते से बात की है। ये आजकल के बच्चे भी अजीब हैं। वो कहता है कि उसके पास यही हफ्ता है या फिर अप्रैल में शादी होगी। मार्च में वो बिजी हो जाएगा, क्लोजिंग है ना। तो मैं सोचता हूँ कि इसी हफ्ते शादी कर दें। उसे देख दिखाई नहीं पसंद, इसलिए सीधे शादी करा देते हैं। तुम्हें तो पता ही है इस बुढ़ापे में तबीयत का क्या भरोसा। तुम्हारे देखने के लिए मैं अपने पोते की फ़ोटो भेज देता हूँ, कहकर उसने फ़ोन बंद करके अधीर की फ़ोटो शिव को सेंड कर दी। शिव ने फ़ोटो देखी और अतुल को दिखाई। दोनों को अधीर पसंद आया। उन्हें पहले ही पता था कि अशोक की बहुत बड़ी कंपनी है जिसे अधीर है संभालता है, तो उन्हें ये रिश्ता बहुत अच्छा लगा। अतुल ने कशिश को वो फ़ोटो सेंड कर दी। कशिश का फ़ोन चार्ज नहीं था। वो काम पर तो जाती नहीं थी, सो उसे फ़ोन की चिंता भी नहीं थी। वो काम भी ढूंढने नहीं जाती थी क्योंकि अब उसका दिल काम करने का भी नहीं था। बाकी वो सोचती थी कि एक बार लड़के से मिल लूँ, फिर उससे सलाह करके काम करूँगी। अगली सुबह मीना ने काम पर जाने से पहले कशिश का फ़ोन देखा। फ़ोन बंद पड़ा था। उसने फ़ोन चार्ज में लगाया तो व्हाट्सएप पर ढेरों मैसेज ऑन हुए थे। मीना को लगा कि सभी रेगुलर मैसेज होंगे, गुड मॉर्निंग और गुड नाइट वाले। सो उसने सारे डिलीट कर दिए। फिर उसने फ़ोन चार्ज होने के लिए लगा दिया। कशिश नहा धोकर टीवी देखने बैठ गई। वो टाइम पास के लिए सास बहू के सीरियल्स देखने लगी। रजनी ने उसके लिए चाय बना दी। वो आराम से चाय पीते हुए सीरियल्स देख रही थी कि नाना जी का फ़ोन आया। उसने फ़ोन उठाकर कहा, नमस्ते नाना जी, कैसे हैं आप? ठीक हूँ बेटा, मैंने अतुल से कहकर लड़के की फ़ोटो भिजवाई थी, देखी तुमने? नाना जी ने पूछा। कशिश ने फ़ोन में व्हाट्सएप खोल कर देखा। उसमें कई फ़ोटो नहीं थी। उसे लगा कि उसने फ़ोटो देखकर कौन सा मना कर देना है, इसलिए झूठे ही कह दिया, हाँ जी नाना जी, देख लिया, ठीक है। नाना जी बोले, बेटा ऐसे नहीं, अगर तुझे पसंद नहीं है तो मना कर देना, मेरे कारण हाँ मत करना। वैसे लड़का मुझे और अतुल को बहुत अच्छा लगा, फिर बहुत पैसे वाला भी है। जानती हो अशोक की बहुत बड़ी कंपनी है, वो उसने अपने पोते को ही देनी है। सच में बेटी तू राज करेगी, राज। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। पर एक बात है कशिश, वो लड़का देख दिखाई और सगाई वगैरह नहीं करना चाहता। वो कहता है कि वो सीधे शादी ही करेगा। फिर अगले महीने क्लोजिंग है, सो वो कहता है कि शादी या तो इस हफ्ते में कर लो या फिर अप्रैल में। अब अशोक की तबीयत खराब रहती है तो वो चाहता है कि शादी उसके जीते जी हो जाए, इसलिए अगले हफ्ते करने को कह रहे हैं। मैंने सोचा कि पहले तुमसे पूछ लूँ। कशिश ने सोचा कि जब ओखली में सिर दे ही दिया है तो मुसल से क्या डरना। सोचकर उसने लंबी सांस ली, फिर बोली, जैसा आप ठीक समझे नाना जी, शादी अगले हफ्ते भी करनी है और महीने बाद भी करनी है, तो अगले हफ्ते ही सही। जैसा आप बड़े लोग चाहते हैं कर लीजिए, लेकिन नाना जी मेरे पास इस घर और माँ के गहनों के अलावा और कुछ नहीं है। नाना जी को कशिश से ऐसी उम्मीद थी। उन्होंने खुश होकर कहा, ठीक है बेटा, तुम पैसों की चिंता ना करो, अभी तुम्हारा नाना जिंदा है। बाकी अतुल कह रहा था कि तुम्हारी शादी की सारी जिम्मेदारी वो उठाएगा। ठीक है बेटा, मैं अशोक को तुम्हारा फैसला सुना देता हूँ, कहकर उसने फ़ोन रख दिया। उन्होंने उसी वक्त अशोक को फ़ोन किया। अशोक, बधाई हो, मेरी नातिन भी अगले हफ्ते शादी करने के लिए मान गई। मैंने कहा था ना कि मेरी बच्ची बहुत ही संस्कारी है, वो मेरी बात कभी नहीं टालती। हम भी तो इनकी भलाई की सोच कर ही ये सब कह रहे हैं, भगवान इन्हें सदा खुश रखे, शिव बोले। सुनकर अशोक भी खुश हो गए और बोले, तुम्हें भी बधाई हो शिव, तुम सच कह रहे हो, हमारे बच्चे बहुत ही अच्छे हैं। नहीं तो आजकल के ज़माने में कहाँ बच्चे बड़ों की बात मानते हैं। फिर बुधवार कैसा रहेगा शादी के लिए? बुधवार ठीक है, बुधवार रख लेते हैं। हमने शादी विराज होटल में करने की सोची है, तुम्हारा क्या ख्याल है? शिव बोला, तुम इन सब बातों की चिंता मत करो, होटल हम तय कर लेंगे और शादी का सारा खर्च भी हम कर लेंगे। तुम सिर्फ हमारी बिटिया को तैयार करके आ जाना, अशोक बोला। शिव को उसकी बात पर थोड़ा अजीब लगा। वो बोला, ऐसे कैसे हो सकता है? भगवान का दिया सब कुछ है, एक यही लड़की है, इसकी भी शादी ऐसे कर दें? नहीं नहीं, हम ये नहीं कर सकते। चलो ऐसा करते हैं कि खर्चा आधा आधा कर लेंगे। चलो ठीक है, अब तुम कह रहे हो तो ऐसे ही सही। चलो फिर अब बातें छोड़ो और तैयारियों में लग जाओ, अशोक बोला। सब तय हो गया। कशिश ने मीना को बताया तो वो बोली, कशिश मुझे ये कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा।
भला शादी भी कहीं ऐसे होती है? मैं तुम्हें कह रही थी कि तुम नाना जी को सौर्य के बारे में बता दो, पर तेरी किस्मत में पता नहीं क्या है। मैं सौर्य के पास गई थी तो पता चला वो किसी सेमिनार के सिलसिले में ऑस्ट्रेलिया गया हुआ है और 2 महीने तक वहीं रहेगा। अब तो सब भगवान के भरोसे है। कशिश दर्द भरी हंसी हंसते हुए बोली, सब उसी भगवान के भरोसे खुद को छोड़ दिया है। अब तो वो चाहे जैसा करेंगे वैसा ही मंजूर है। कुछ देर बाद अतुल कशिश के घर आया और बोला, कशिश, मुझे नाना जी ने भेजा है तुम्हें शॉपिंग कराने के लिए। अब उन्हें क्या पता कि लड़कियां अकेले शॉपिंग करना पसंद करती हैं। वो हंसते हुए बोला, आपने बिल्कुल ठीक कहा, पर अगर आप साथ चलें तो हमें भी, मेरा मतलब है कशिश को खुशी होगी, है ना कशिश? मीना बोली। कशिश कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुरा दी। अतुल भी हंस दिया। अतुल उन दोनों के साथ शॉपिंग करने गया। मीना ने कशिश को महंगे कपड़े लेकर दिए। उसने ज़रूरत का हर सामान लिया। उसके कपड़ों के ही 2 सूटकेस भर गए। उसके बाद पर्स और जूतों के कई लिफाफे थे। अतुल उन दोनों को कशिश को घर छोड़कर वापस चला गया। मीना बोली, इन सब में बस एक ये बात अच्छी है, मुझे अतुल मिल गया। कशिश, वो मुझे अच्छा लगने लगा है। वो मेरे सपनों के राजकुमार जैसा है। मैंने सोच लिया है कि मैं इसी से शादी करूंगी। अतुल भैया अच्छे हैं। बचपन में हम साथ साथ खेले हैं। हमारी आपस में बहुत बनती थी, लेकिन बड़े मामा जी के कारण हम लोग कुछ सालों से मिल नहीं पाए। पर ये आज भी वैसे ही है। मुझे खुशी होगी अगर तुम दोनों साथ हो जाओ तो, कशिश बोली। मीना ने उसे गले लगा लिया और बोली, तुझे मंजूर है तो अब किसी का डर नहीं। मैं अपने मम्मी पापा को कह दूंगी। फिर शादी का दिन भी आ गया। कशिश दुल्हन बनी हुई थी। मीना उसे देखकर बोली, हाय कशिश, ये घूंघट थोड़ा नीचे कर दूं? लोग बहुत ही खराब हैं, तुझे नज़र ना लगा दे। अच्छा, मेरी वेट करना, लगता है बारात आ गई। मैं रिबन कटवा कर आती हूँ। मीना भागती हुई बाहर आई। उसने देखा कि दूल्हा तो अंदर भी चला गया। वो लड़कियों के पास पहुंची तो लड़कियों ने उसे कुछ नोट पकड़ा कर कहा, ये पैसे दे गए हैं, और निकल गए। ये कैसा खड़ूस जीजा है, पैसे तो देने ही होते हैं, थोड़ा हंसी मजाक तो कर लेते। वो कशिश के पास वापस आकर बोली, पैसे दिए नहीं? कशिश ने पूछा। पैसे तो दिए हैं, पर बिना कुछ कहे पैसे देकर निकल गए। अब मैंने भी आगे नहीं जाना, मीना मुंह फुलाकर बोली। वो बात ही कर रही थी कि उसका फ़ोन बजा। किसी अनजान नंबर से फ़ोन था, पर उसने उठाया नहीं। वो कशिश से बातें करती रही। फ़ोन दोबारा बजा। इस बार उसकी सेक्रेटरी का फ़ोन आया। उसने उठाया तो वो बोली, क्या बात है, तूने फ़ोन किया? मैडम, आपके मम्मी का एक्सीडेंट हो गया है, वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, काफ़ी सीरियस हैं, आप जल्दी आइए। मीना ने कशिश की तरफ देखा और बोली, कशिश, मेरी मम्मी का एक्सीडेंट हो गया है, मुझे जाना पड़ेगा। तू मुझे अपना एड्रेस भेज देना, मैं आ जाऊंगी। कशिश ने उसे भेजते हुए कहा, पहुंचकर मुझे फ़ोन करना। फिर मीना चली गई। उनके फेरे सुरे हुए। कशिश ने एक बार भी नज़र उठाकर दूल्हे को नहीं देखा। उधर दूल्हे ने भी उसकी तरफ नहीं देखा। ऐसे ही 7 फेरे भी हो गए और शादी हो गई। लोग नाचने गाने लगे। तब अधीर दादाजी से बोला, दादाजी, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं घर जा रहा हूँ। बेटे, पहले खाना खा लो, अब तुम अकेले नहीं हो, बहू भी तुम्हारे साथ है। या ऐसा करो, तुम दोनों चले जाओ और मैं खाना भिजवा देता हूँ, दोनों मिलकर खा लेना। बहू को ध्यान से खिला देना, दादाजी बोले। अधीर बिना कुछ बोले कशिश को विदा कराकर घर की तरफ चला आया। उनकी कार ड्राइवर चला रहा था। वो दोनों पीछे बैठे थे, लेकिन दोनों अधीर खिड़की के साथ सटकर बैठा बाहर देखे जा रहा था। उसने एक बार भी दुल्हन की तरफ नहीं देखा और कशिश भी सिर झुकाए बैठी थी। उसे पता ही नहीं चला वो बैठे बैठे कब सो गई। घर पहुंचकर अधीर उसकी तरफ देखे बिना अंदर चला गया। अंदर आकर उसने लीजा कार में आंटी को मेरी कहा, पत्नी बैठी आंटी, है, वो सो रही है, उसे अंदर ले आइए और उसे खाना खिला दीजिए। कहकर वो अपने कमरे में चला गया। लीजा आंटी बाहर आई और उसने दरवाज़ा खोलकर कशिश को जगाया और बोली, चलो डॉटर, अंदर चलें। उसने कशिश का हाथ पकड़ उसे बाहर निकाला और उसे अंदर लाकर लिविंग रूम में बैठा दिया और उसके लिए खाना लेने चली गई। कशिश को अजीब लग रहा था कि उसे ना तो और दुल्हनों की तरह कार से उतारा गया और ना ही उसे गृह प्रवेश करवाया। वो बैठी घर को देख रही थी। घर बहुत बड़ा था और लिविंग रूम में हर एक से एक महंगी चीज़ें थी। लीजा आंटी उसके पास आई और बोली, डॉटर, आओ खाना खा लो। वो कशिश का हाथ पकड़कर डाइनिंग टेबल पर ले गई।
वहाँ खाना पहले ही लगा हुआ था। टेबल बहुत बड़ा था, उस पर लगभग एक साथ 20 लोग बैठ सकते थे, लेकिन कशिश वहाँ अकेली ही बैठी थी। उसने लीजा आंटी की तरफ देखा और पूछा, उन्होंने खाना खा लिया? नहीं डॉक्टर, वो बोला कि उसने खाना खा लिया है, तुम खा लो, लीजा ने उसे प्यार से कहा। कशिश ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, उसे बहुत भूख लगी थी, सो वो चुपचाप खाना खाने लगी। खाना खाने के बाद लीजा कशिश को ऊपर अधीर के कमरे में ले गई। कमरा बहुत सजा हुआ था। कशिश को अंदर ले जाकर लीजा बोली, ये तुम्हारा और सन का कमरा है, गॉड तुम दोनों को खुश रखे। वो वहाँ पर तुम्हारे कपड़े रखे हैं। अच्छा, मैं चलती हूँ। कशिश सिर झुकाए अंदर आई थी और सिर झुकाए ही बेड पर बैठी रही। कमरे में नीली और पीली रंग की लाइट्स जल रही थी। वो बैठी वेट करती रही। जब आधे घंटे के बाद भी कोई नहीं आया तो उसने इधर उधर देखा। कमरे में उसके सिवा कोई नहीं था। उसने टॉयलेट जाना था, सो उठी और कमरे में बने टॉयलेट की तरफ देखा और वहाँ चली गई। वापस आकर उसने कमरे की लाइट्स ऑन की और बदलने के लिए कपड़े निकालने लगी। वो कपड़े लेकर मुड़ी तो वो हैरान रह गई। उसके हाथ से कपड़े गिर गए। बेड के पीछे अधीर की बड़ी सी फोटो लगी थी। वो कुछ देर ऐसी ही खड़ी रही। उसके दिल में कितने ही ख्याल आ रहे थे और कितने ही ख्याल जा रहे थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी शादी अधीर से कैसे हो सकती थी? वो आंखें मल मल कर देख रही थी। ये अधीर की ही फोटो थी। कशिश अलमारी के सहारे खिसकते हुए नीचे बैठ गई। बैठी क्या, गिर गई। उसके हाथ कांप रहे थे। उसमें खड़े रहने की जान नहीं रही थी। तभी वो गिर गई। उसकी धड़कन बहुत तेज हो गई थी, मानो उसका दिल बाहर आ जाएगा। अधीर, मेरी शादी अधीर से हुई है, लेकिन कैसे? नाना जी तो कह रहे थे उनके दोस्त का पोता है। क्या अधीर ही वो पोता है? लेकिन अधीर तो मुझसे शादी के लिए पूछ रहा था, फिर ऐसे कैसे? ओह, मैंने जवाब दे दिया तो उसने दादाजी की बात मान ली, क्योंकि उसने ये साल जो बिताना है, फिर त्रिशा आ जाएगी तो मुझे छोड़ देगा। वाह रे किस्मत, तो कैसे कैसे खेल खेलती है। मैंने मना कर दिया तो इस तरह मेरी उससे शादी करवा दी। अब समझ आया उसने क्यों देख दिखाई या सगाई नहीं की और शादी के बाद भी मुझे यहाँ छोड़कर चला गया। भगवान, आपके भरोसे सब छोड़ा था, आपने ये किया। चलो, जैसी आपकी मर्जी। सोचा था अब उसे याद नहीं करूँगी, पर अगर आप यही चाहते हैं तो यही सही। पर एक बात आपने ठीक की है कि मैंने उसे ठुकराया था, क्योंकि उसने मेरी इंसल्ट की थी और मैंने उसे चेक पर रिस्पेक्ट लिख कर दिया था। तो अब मैं रिस्पेक्ट के साथ ही इस घर में आई। मैंने उसे ठुकरा कर उसे उसकी औकात दिखा दी थी। शायद उसे भी नहीं पता कि उसकी शादी मुझसे हुई है। ठीक है, अब मैं भी उसे नहीं बताऊंगी, उसे खुद से ही पता चला तो चले। कशिश वहीं नीचे बैठे सोचे जा रही थी। फिर वो अपनी किस्मत पर हंसने लगी। वो सोच रही थी कि जब मीना को पता चलेगा तो वो कैसे चिल्लाएगी। मीना की याद आते ही उसे उसके मम्मी की याद आ गई। उसने अपना फ़ोन निकालकर मीना का नंबर मिलाया, पर मीना ने फ़ोन नहीं उठाया। फिर वो उठी और अपने कपड़े बदलने के लिए चल दी। वो कपड़े बदल कर आकर बेड पर लेट गई। अभी वो अधीर के बारे में सोचे ही जा रही थी। वो जितना सोच रही थी उतना ही हैरान हो रही थी कि पूरी शादी भी हो गई और उन्हें पता भी नहीं चला कि किससे शादी हुई है। उसे बहुत ही अजीब लग रहा था कि अधीर भी इसी बेड पर सोता होगा। जब से वो अधीर को चाहने लगी थी, तब से उसने जाने कितनी बार ये सपना देखा कि वो अधीर के घर दुल्हन बनकर जाएगी। आज वो दिन आ गया है तो उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। वो लेटी लेटी सोचे जा रही थी कि उसके आगे की ज़िंदगी कैसी होगी। कशिश को पता ही नहीं चला उसे कब नींद आ गई। सुबह उसकी आंख खुली तो वो कमरे को देखकर एक बार तो वो चौंक गई। वो ये कहाँ आ गई? फिर उसे कल की सारी बात याद आई। उसने अपने आसपास अच्छे से देखा, कहीं कोई नहीं था। उसने चैन की सांस ली, फिर उठी और नहाने चली गई। वो तैयार होकर बैठ गई थी। कुछ देर में लीजा आंटी आई और बोली, तुम उठ गई? देखो तो हमारी डॉटर बहुत ही सुंदर है, चलो तुम्हें बड़े साहब बुला रहे हैं। कशिश सिर पर पल्लू करके उसके साथ चल दी। वो नीचे डाइनिंग रूम में आई। वो अब भी सिर को झुकाए चल रही थी, पर उसे आभास हो रहा था कि डाइनिंग टेबल पर कुछ लोग बैठे हैं। लीजा उसे आगे ले गई। दादाजी खड़े होकर बोले, यहाँ आओ बेटी, घबराओ मत, ये तुम्हारा ही घर है। फिर जो वो बोले तो कशिश काँप गई। वो बोले, अधीर, बहू को अपने परिवार वालों से मिलाओ। कशिश का झुका सिर और झुक गया।
वो सोच रही थी कि जब अधीर को पता चला कि मैं हूँ तो उसका क्या हाल होगा। अधीर ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, इनसे मिलो, ये हमारे दादाजी, ये ताया जी और ये ताई जी, ये इनकी बेटियाँ नीलम और सुमन, ये बड़े चाचा जी हैं और ये इनकी बेटी रूपा, ये छोटे चाचा जी और ये चाची जी, ये उनका बेटा अहम और बेटी दिव्या। वो जैसे जैसे बताता गया कशिश उनके पैर छूती गई, सब उसे आशीर्वाद देते गए। सारा टेबल घूम कर वो दादाजी के पास आ गई, सभी उसके संस्कारी होने की तारीफ़ें कर रहे थे। ताया जी बोले, पापा सच में बहू तो बहुत ही संस्कारी है, कहाँ से ढूंढ लाया ऐसा नगीना। दादाजी खुश होते हुए गर्व से बोले, अरे अपना अधीर भी तो लाखों में एक है, उसकी पत्नी भी करोड़ों में एक ही होनी चाहिए थी, सो ढूंढ ले। सभी खुश थे। दादाजी सेंटर में बैठे थे, उन्होंने कशिश को अपने साथ वाली कुर्सी पर बिठाया। उसके साथ अधीर बैठा था, नाश्ता लगा दिया गया, सब शांति से खा रहे थे। कशिश की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो कुछ खाए। दादाजी अधीर से बोले, अधीर अपना खाए जा रहे हो, बहू को भी कुछ दे दो। अधीर ने प्लेट उसके आगे कर दी। कशिश ने हाथ नहीं बढ़ाया तो अधीर ने पराठा उठाकर उसकी प्लेट में रख दिया। दादाजी बोले, खाओ बेटा। कशिश हैरान थी कि ये लोग भी पराठे खाते हैं। उसे लगा था कि अमीर लोग ब्रेड बटर खाते होंगे। मीना की फैमिली की तरह आलू का पराठा उसका फेवरेट था, सो वो चुपचाप खाने लगी। खाने के बाद सबने कशिश को शगुन दिया और दादाजी से विदा लेकर चले गए। कशिश को लगा था कि ये सब भी यहीं रहते होंगे, इतना बड़ा घर है। दादाजी बोले, देखो बेटा, मैं भी आज शाम को वापस गांव चला जाऊंगा। अब अधीर और इस घर का ख्याल तुम्हें ही रखना होगा। अधीर बोला, दादाजी कुछ दिन तो रुकिए। रुकने का तो मेरा भी बहुत दिल है, पर रमेश बता रहा था वहाँ ज़मीन का कुछ मसला हो गया है। मेरे जाए बिना बात नहीं बनेगी, इसलिए मुझे जाना होगा। तुम बहू को खुश रखना, मैं जल्द ही वापस आऊँगा, दादाजी बोले। कशिश की कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। दूसरा, उसे डर था कि अगर वो बोली तो अधीर उसे पहचान लेगा, तो वो चुप ही रही। कुछ देर बाद अधीर काम के लिए निकल गया तो वो बोली, दादाजी आप रुक जाते। ऐसा करना बेटा, अधीर अपना काम निपटा ले, फिर तुम भी उसके साथ गांव आ जाना। मुझे यहाँ का पानी रास नहीं आता, दादाजी बोले। कशिश अब क्या कहती, वो चुप हो गई। तब दादाजी बोले, बेटा अधीर बहुत ही अच्छा लड़का है, अभी काम की वजह से थोड़ा बिजी है, फ्री हो जाएगा तो दिक्कत नहीं होगी। क्लोजिंग के कारण मार्च में इतना ही बिजी होता है, उसे गलत मत समझना। वो तो कह रहा था कि वो अप्रैल में शादी कर लेगा, पर मैंने ही जिद की, मुझे अपनी सेहत का भरोसा नहीं है ना। ऐसा नहीं कहते दादाजी, भगवान आपको हमेशा ठीक रखेंगे, दादाजी बोले। लीजा तुम दोनों के साथ है, बहुत ही अच्छी है। अधीर की मम्मी तो इसे छोड़कर चली गई थी, तब से लीजा ने ही इसे पाला है। लीजा उसे बेटे की तरह समझती है और अधीर भी उसे माँ की तरह ही ट्रीट करता है। अधीर का पापा तो कभी कभार ही आता है। बेटा तुम काम करती हो, दादाजी ने पूछा। कशिश कुछ सोचते हुए बोली, नहीं दादाजी, पहले करती थी, कुछ कारणों की वजह से छोड़ दिया है। दादाजी बोले, कोई बात नहीं बेटा, अपनी इतनी कंपनियां हैं, कहीं भी काम कर लेना। वैसे शिव बता रहा था कि तुमने वकालत की है। कशिश झट से बोली, हाँ जी दादाजी, मैंने वकालत की है। ये तो बढ़िया है, अधीर ने भी वकालत की है, अधीर ने एक फर्म भी बना रखी है, तुम वो संभाल लेना, दादाजी बोले। कशिश क्या बताती कि वो जिस फर्म की बात कर रहे हैं वो वहीं काम करती थी और वो वहाँ का काम छोड़कर आ गई है। अब दादाजी उसे उसी फर्म को संभालने को कह रहे हैं। लीजा वहाँ खड़ी उनकी बात सुन रही थी। वो बोली, हाँ साहब, आप बाबा से बात करना, वो इन्हें अपने साथ काम में रख लें, ऐसे काम में भी हेल्प होगा और ये दोनों क्लोज भी आ जाएंगे। दादाजी सिर हिलाते हुए बोले, हाँ मैं उससे बात करूँगा। अच्छा लीजा, मैं अब कंपनी जा रहा हूँ, अधीर से मिलकर मैं गांव चला जाऊँगा, अब इनकी जिम्मेदारी तुम पर है, कहकर दादाजी ने कशिश के सिर पर हाथ रखा और उसे कुछ कागज़ दिए और बोले, ये तुम्हारे हैं, इसका अधीर से कोई मतलब नहीं है, जो तुम करना चाहो करना। फिर वो चले गए। लीजा और कशिश उन्हें बाहर तक छोड़ने आई। उनके जाने के बाद वो अंदर आई। अब उसने घर को अच्छे से देखा। उसे ऐसा देखकर लीजा उसे घर दिखाने लगी। अंदर आते ही बड़ा सा लिविंग रूम, वहाँ से निकलकर डाइनिंग रूम, उसके लेफ़्ट साइड किचन और सामने 2 बेडरूम थे और डाइनिंग रूम के राइट में सीढ़ियाँ थी। ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर 2 बेडरूम थे और उससे ऊपर सेकंड फ्लोर पर भी 2 कमरे थे।
तीसरी फ्लोर पर जिम और टॉप पर स्विमिंग पूल था। सीढ़ियों के साथ ही लिफ्ट भी लगी थी। वो लिफ्ट से ही ऊपर गए थे और लिफ्ट से ही वापस आ गए। फिर कशिश अपने कमरे में आ गई। कुछ देर में लीजा उसे पेपर लेकर आई। डॉटर, ये पेपर तुम डाइनिंग टेबल पर छोड़ आई थी। वो उसे पेपर पकड़ाकर चली गई। उसने पेपर खोल कर देखे तो वो हैरान रह गई। दादाजी ने उसे कंपनी के 30% शेयर दे दिए थे। कशिश की समझ नहीं आ रहा था कि दादाजी ने ये क्यों किया। कंपनी अधीर अपने काम में व्यस्त था। कंपनी में किसी को पता ही नहीं था कि उसकी शादी हो गई है। दादाजी वहाँ आए तो उसे पता भी नहीं चला। नीरज दादाजी को देखकर अधीर को बताने लगा तो दादाजी ने रोक दिया। वो सोफे पर बैठते हुए बोले, उसे काम करने दो, मैं वेट कर लूँगा। दादाजी अधीर को देख देख कर खुश हो रहे थे कि उन्होंने कंपनी अधीर को सौंप कर ठीक ही किया है। कुछ देर बाद अधीर फ्री हुआ तो उसने दादाजी को देखा तो उठकर उनके पास आया और बोला, अरे दादाजी, आप कब आए? मुझे बुला लेते, आजकल काम कुछ ज़्यादा ही है। दादाजी उसे सोफे पर बैठने का इशारा करते हुए बोले, आओ बेटा, मैं वापस जाने से पहले अपना वादा निभाना चाहता हूँ। अधीर उनके पास बैठा तो दादाजी ने उसे कुछ पेपर्स दिए और बोले, ये लो, मेरे हिस्से के 30% शेयर, इसे मिलाकर तुम्हारे पास टोटल 70% शेयर हो गए हैं। अब तुम इस कंपनी के मालिक और चेयरमैन भी हो। मैंने अपने 30% शेयर बहू के नाम कर दिए हैं। मैं जानता हूँ कि वो अच्छी लड़की है। मैं चाहता हूँ कि तुम उसका ख्याल रखना। अगर वो यहाँ काम करना चाहे तो उसे करने देना। अधीर को अच्छा नहीं लगा पर वो कुछ कर नहीं सकता था। उसके बाद दादाजी ने मीटिंग बुलाई और मीटिंग में ये अनाउंस किया कि मैंने अपने शेयर इसे दे दिए हैं और अब इस कंपनी का चेयरमैन अधीर है। सुनकर सबने तालियां बजाई। सबने अधीर को बधाई दी। फिर सबके जाने के बाद दादाजी भी कुछ देर बैठकर वापस चले गए। अधीर गुस्से से तिलमिला रहा था कि दादाजी ने क्यों उस लड़की को आधे शेयर दे दिए। ये लड़की भी कशिश की तरह लालची लगती है। इसे दादाजी ने पहले ही बता दिया होगा कि वो उसे अपना शेयर देंगे। शायद इसी कारण उसने शादी की होगी। सर, बधाई हो, अब आप कंपनी के चेयरमैन बन गए और मैं PA टू चेयरमैन बन गया हूँ। पर आप खुश क्यों नहीं लग रहे हैं? नीरज ने पूछा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो ये सोच रहा था कि अब जिम्मेदारियां और बढ़ जाएगी। थैंक यू, तुम्हें भी बधाई हो, अधीर बोला। अधीर रात को 9 बजे वापस आया। लीजा ने उसे थोड़ा सा डांटते हुए कहा, देखो सन, तुम पहले भी लेट आते थे, मैंने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन अब तुम्हारी मैरिज हो गई है इसलिए उसके लिए जल्दी आया करो। अब उसे लेकर आ जाना, डिनर तैयार है। अधीर सिर हिलाकर ओके बोला, फिर अपने कमरे में चला गया। वो कमरे में आया तो कशिश बैठी फ़ोन देख रही थी। अधीर के आते ही वो मुंह फेर कर बैठ गई। अधीर ने अपने कपड़े लिए और बाथरूम में चला गया। वो अंदर से गुस्से से भरा पड़ा था। वो उसे पूछना चाहता था कि उसने ये शादी क्यों की, लेकिन उसने खुद पर काबू किया। वो बाहर आया और दरवाजे पर रुक कर बोला, डिनर तैयार है, चलो, आंटी बुला रही हैं, कहकर वो बिना मुड़े आगे निकल गया। कशिश भी उसके पीछे चल पड़ी। दोनों एक दूसरे के बगल में बैठे थे पर उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा भी नहीं। कशिश लीजा से भी बात नहीं कर रही थी कि कहीं उसकी आवाज़ सुनकर अधीर उसे पहचान ना ले। वो खाना खत्म करके कमरे में वापस आए तो अधीर ने अंदर आते ही पूछा, दादाजी ने तुम्हें शेयर दे गए हैं? कशिश उसकी तरफ फिर करके बैठी थी, बस इतना ही बोली। अधीर को उसके इस ढंग से बिहेव से और गुस्सा हो गया। वो बोला, क्या तुमने ये शादी इन शेयर्स के लिए ही की? तुम्हें दादाजी ने पहले ही बताया होगा कि अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो वो तुम्हें 30% शेयर देंगे। ये सुनकर कशिश को भी गुस्सा आ गया। वो गुस्से से उसकी तरफ मुड़ी और बोली, नहीं, मुझे पहले किसी ने कुछ नहीं बताया था। तुम सबको एक ही नज़र से क्यों देखते हो? उसके मुड़ते ही अधीर हैरान हो गया। उसकी बोलती ही बंद हो गई। वो उसे देखते ही रह गया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि कशिश से उसकी शादी होगी और वो इस तरह उसके साथ उसके बेडरूम में उसके साथ होगी। तुम? अधीर ने हैरानी से पूछा। किस्मत ने इन्हें साथ तो कर दिया है, लेकिन आगे क्या होगा इनकी ज़िंदगी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।